नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एमपी के नए डीजीपी बने कैलाश मकवाना 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। गृह विभाग ने नियुक्ति का आदेश जारी किया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कैलाश मकवाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 6 दिवसीय विदेश दौरा मुंबई से लंदन के लिए हुए रवाना। कल 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी में उद्योगपतियों से निवेश पर करेंगे चर्चा। एमपी और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर आए नतीजे। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने जीता मैदान। विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की। इधर रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत। भोपाल पुलिस ने नकली लेडी एएसपी को पकड़ा। नकली वर्दी पहनकर न्यू मार्केट में घूम रही थी युवती। एमपीपीएससी मेंस क्लियर किया है इन्होंने। बीमार मां की खुशी के लिए रची फर्जी कहानी। छतरपुर के नौगांव में हिंदू जगाओ यात्रा के दौरान हादसा। छज्जा गिरने से एक बच्ची समेत कई महिलाएं घायल। छज्जे पर बैठकर देख रही थी यात्रा। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। भस्म आरती में भी हुए शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने इसकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आधी रात को यह आदेश जारी किया गया है। 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे कैलाश मकवाना। डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह वो लेंगे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सिंह कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं कैलाश मकवाना और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आईआईटी से एमटेक किया है। तेज तर्रार आईपीएस अफसरों की गिनती में इनका नाम सबसे आगे आता है और अब मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना होंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, चूंकि हमारी बातचीत जब पहले भी हुई थी तब भी इस बात का जिक्र आपने किया था कि सबसे तेज तर्रार अफसरों में इनकी गिनती होती है। कई बड़े फैसले इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी लिए हैं, बतौर एसपी भी लिए हैं। नई चुनौती मध्य प्रदेश की डीजीपी की जिम्मेदारी तब संभालना जब लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। उस वक्त जब नारकोटिक्स के बड़ी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में हो रही है, बड़े सिंडिकेट का खुलासा लगातार हो रहा है, एक बड़ी चुनौती उनके सामने। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात होती है कि जो घर का मुखिया, प्रदेश का मुखिया होता है, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हों या फिर प्रशासन से जुड़े हुए हों या फिर अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए मुखिया होते हैं, एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए इन सब चीज़ों को संभालना पड़ता। अब चूंकि पुलिस के जो मुखिया हैं उनके नाम के तौर पर कैलाश मकवाना का नाम कल रात फाइनल कर दिया गया है, यानी 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी कैलाश मकवाना होंगे। तो ऐसे में जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वो चुनौतियाँ बढ़ते क्राइम को लेकर हो, ड्रग माफियाओं के बढ़ते पैरों को लेकर हो, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चुनौतियाँ हैं। लेकिन जिस तरह के अफसर वो माने जाते हैं, तेज तरार, कड़क और सबसे बड़ी बात है बेहद ईमानदार छवि वाले कैलाश मकवाना माना जा सकता है कि इन सब चुनौतियों को पार कर एक बेहतर पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम कैलाश मकवाना के बारे में बताना अपने दर्शकों को चाहेंगे कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और इसके साथ ही देखिए, डीजीपी जो होता है वो प्रदेश का एक सीनियर मोस्ट जो अधिकारी होता है,
उसे बनाया जाता है। लेकिन इस बार सीनियर मोस्ट जो अधिकारी IPS अरविंद कुमार है, उन्हें सुपरसीड करते हुए कैलाश मकवाना को DGP बनाया गया है। उनके बारे में एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेहद ईमानदार जो अधिकारी की छवि है, दरअसल उसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देंगे कि 2021 में उन्हें प्रदेश का लोकायुक्त का DG बनाया गया था। DG का पद संभालते ही उन्होंने कई मामलों की फाइल खोली थी और इस फाइल में उन्होंने IAS IPS अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें हटा दिया गया था। इसके साथ ही उनकी CR में भी जो है वो क्या किया गया था कि CR में भी उनके जो है वो एक ये कहा गया था कि CR की जो छवि थी वो यहाँ पर एक बिगड़ने की उनकी कोशिश हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री जब बने थे तो उनसे ज़रूर मुलाकात की थी और उसके बाद इस CR को उन्होंने यहाँ पर सुधारा था। तो ये बात हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरह के वो बेहद कड़क और एक जानदार अफसर माने जाते हैं कि जब उन्होंने घोटालों की फाइल, घपलों की फाइल खोली तो IAS IPS अधिकारियों को भी जो इसमें कहीं ना कहीं लिप्त थे उन्हें भी नहीं बख्शा। तो फिलहाल तमाम चुनौतियां हैं यहाँ पर प्रदेश में उनके सामने, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे वो अधिकारी हैं चुनौतियों को पार पाकर बेहतर पुलिसिंग का बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने है मध्य प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, और उम्मीद हम करते हैं कि बेहतर वो निर्वहन करेंगे और जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी इस तरह का बढ़िया रहेगा। आप नज़र बना के रखिएगा इस खबर पर। हरप्रीत, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा की। CM डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री ने मुंबई से लंदन के लिए अब उड़ान भर ली है। 25 से 30 नवंबर तक वो यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। लंदन, बर्मिंघम, इधर जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट शहर पे वो जाएंगे और करीब UK में 120 उद्योगपतियों और जर्मनी में 1290 दिग्गजों के साथ वो बातचीत करेंगे। और ये कोशिश रहेगी कि कैसे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाया जाए, निवेश लाया जाए, बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया जाए ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोले और मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ता चले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर के हमने जो अभियान चलाया था, हमारे अपने मध्य प्रदेश के सभी संभाग केंद्रों से होता हुआ अब ग्लोबली विश्व के स्तर की हम अगर इन्वेस्टर समिट भोपाल में कर रहे हैं और ये भी आज़ादी की बात पहली बार भोपाल लेवल पर ये ग्लोबली इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमको बाहर के लोगों को निमंत्रण देने आना पड़ेगा। हमने अलग अलग प्रकार से सबको जोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में UK, इंग्लैंड और जर्मनी जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े पैमाने पर निवेशक मिलेंगे और हमारी ग्लोबल समिट भी समृद्ध होगी, सफल होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में गुजरे चुनाव की। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के नतीजे आ गए। बुधनी में जीत अपेक्षित थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विजयपुर में हुई हार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जाता है कि जब भी उपचुनाव होता है तो पूरी सरकार चुनाव लड़ती है, पर तगड़ी लड़ाई के बाद, कड़ी टक्कर के बाद भी विजयपुर के किले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा नहीं पाई। तो यह हार किसकी है, सवाल यह भी बड़ा अहम हो चला है। तो इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें और समझें कि बुधनी में जीत का मार्जिन आखिर कम क्यों हुआ और विजयपुर में इतनी करारी हार रामनिवास रावत को मिली क्यों। भले ही महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई हो, लेकिन ये खुशी MP के एक कैबिनेट मिनिस्टर को उसी के घर में हराने की है। ये सतीश सिकरवार हैं जो विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत पर इतने खुश हो गए कि जिस आदिवासी वोटर्स की बदौलत जीते उसी पर पैसों की बारिश कर दी। इसके बाद विजयपुर जीत पर बयानों की बौछार हो गई। कोई कह रहा है गद्दारी की सजा मिली, तो कोई कह रहा है करारा जवाब मिला, तो कोई महाराष्ट्र की जीत की भूमिका बताते हुए अपनी हार स्वीकार कर रहा है।
विधानसभा क्षेत्रीय जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और प्रशासन का भी ये आभार व्यक्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, झूठी घोषणाएं करती है और गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। विजयपुर जहाँ रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है। ऐसा लगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कैबिनेट मिनिस्टर की हार को बड़े लाइट मोड में लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज तक हम विजयपुर में एक बार ही जीते हैं, लेकिन पिछली हार से हमारा अंतर कम हुआ है। उधर बुधनी में बीजेपी ने शुरुआती राउंड में हार के बाद कम मार्जिन से ही सही ये सीट जीत ली। 1 साल पहले इसी सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा का था, जो इस बार 13,000 पर सिमट गया। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। ये तो चलता रहता है राजनीति में, जीत और हार दोनों लगी। कितना एक जीते हैं और एक हारे हैं, तो अगर माना कि हार भी हुई है और इतने कम मार्जिन से हुई है, उसकी समीक्षा करेंगे। शिवराज भैया ने जो विकास के काम किए हैं, बुधनी को विकास का मॉडल बनाया है, उसकी ये जीत है। हमारे संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी हम विकास के मुद्दे पे जो भी काम शेष रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने जहां बड़ा संदेश दिया, तो वहीं एमपी की दोनों सीटों पर बीजेपी को कई सबक भी मिले। एक कैबिनेट मिनिस्टर का हारना, दूसरी सीट पर जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाना, वजह कई है। सिंधिया का प्रचार में ना जाना, रावत को मंत्री बनाए जाने से बीजेपी के एक धड़े का नाराज होना, आदिवासियों को साध न पाना, और बुधनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी को लेकर विरोध और कार्यकर्ताओं का एकजुट ना हो पाना एक सबसे बड़ी वजह है, जिस पर मंथन होना ही चाहिए। नवीन सिंह, IBC 24, बुधनी। और अब बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की, जिसका चौथा दिन है। नौगांव से यात्रा चौथे दिन फिर से शुरू होगी और आज 22 किलोमीटर की यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। और लगातार जिस दिन से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, 30 से 40 हजार 50 हजार समर्थक अनुयायी उनके साथ पदयात्रा करते हैं। संकल्प है सनातन को एकजुट करने की, जाति पाति का विभेद मिटाने की। और चौथे दिन इस पदयात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। आज 22 किलोमीटर वो पदयात्रा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, जहां से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है चौथे दिन, नौगांव से नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, चौथा दिन है और लगातार हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि 30 से 40 हजार लोग इस पदयात्रा में उनके साथ चलते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में यात्रा स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो आएंगे, झंडा वंदन करेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने अनुयायियों को संदेश देंगे और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। आज जो यात्रा है लगभग 22 किलोमीटर चलेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा, जो उनके अनुयायी हैं हजारों की संख्या में, आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और वो उनका संदेश सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि एक दूसरा भी वो दिखा दे कि यहाँ पर वो आने वाले हैं और राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा होगा और उसके बाद उनका जो संदेश होगा उनको सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है सुबह से तैयार हो गई है। हाथ में भगवा ध्वज है और इस भगवा ध्वज को लेकर वो हिंदुत्व की जो एक लहर है वो जगाने के लिए देश में यहाँ से निकलने के लिए वो ओरछा के लिए कूच करेंगे। और जैसा कि आज यात्रा का चौथा दिन है, लगातार जिस तरह से
हजारों की संख्या में पहले दिन कुछ शुरू हुई, फिर उसके बाद लगातार जो काफिला है, जो उनके अनुयायी हैं, उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ये लगातार जो इजाफा आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको जो उनके अनुयायी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी कि देश के कोने कोने से यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जो उनका सोचना है कि सनातन की यात्रा है, हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, जातिवाद को बुलाने की यात्रा है, उन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा है वो शुरू की गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस यात्रा की जो संख्या है लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है नासिर, आप इस यात्रा पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हिंदू सनातन एकता की यात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ पदयात्रा करने वाले लोगों ने हर हाल में बागेश्वर बाबा के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की कसम खाई है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश के लगभग हर हिस्से के लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। इस समय बागेश्वर धाम की यात्रा पे हूँ। बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। 160 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और मौसानिया में हम लोग उपस्थित हैं। यात्री हमारे साथ हैं, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग पहुंचे हैं। पैदल जाएंगे? पूरा पैदल जाएंगे। अच्छा, 13 किलोमीटर बागेश्वर है हमारे यहाँ से। चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं MP शाजापुर से आया हूँ। हाँ, कब से पैदल चल रहे हैं? मेरे को आज तीसरा दिन हो गए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई क्या माहौल है, क्या व्यवस्था है? माहौल अच्छा माहौल है। हिंदुओं को जगाने के लिए चले हैं। हिंदू जागेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हिंदुओं को त्योहार बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। जाति धर्म सब छोड़कर जो है पूरे हिंदुओं को एक होना चाहिए। क्या कहेंगे इस यात्रा को आप? सफल बनाएंगे। यात्री हैं आप, कितना नंबर कार्ड है आपका? 21,745 नंबर। इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं सर, मीडिया वाले भी सब देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए आगे से पीछे तक लोगों का हुजूम। कितने लोग होंगे इस यात्रा में? कम से कम 8-10 लाख तो होंगे। और इसी बीच छतरपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हिंदू जगाओ यात्रा के दौरान एक हादसा हो गया है। नौगांव में छज्जा गिरने से कई महिलाएं घायल हो गई हैं। दरअसल ये महिलाएं छज्जे पर बैठकर इस पदयात्रा को देख रही थी। हालांकि जब छज्जा गिरा तो इन घायल महिलाओं को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 10 साल की एक बच्ची भी घायलों में शामिल है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। टीटी नगर पुलिस ने एक नकली लेडी ASP को पकड़ा है। नकली पुलिस को ये ASP की वर्दी पहनकर न्यू मार्केट इलाके में घूम रही थी युवती। महिला पुलिस ने अब नकली ASP को पकड़ा है और युवती ने इंदौर से पुलिस की वर्दी, बेल्ट, जूते ये सब खरीदा था। अब क्यों ऐसा किया? आरोपी युवती ने MPPSC का मेंस जो एग्जाम होता है वो क्लियर किया था और इसकी मां बीमार हैं और बीमार मां की खुशी के लिए फर्जी कहानी रची गई। तो बाकायदा ये वर्दी खरीदी गई, बेल्ट, जूते और ASP की वर्दी थी जिसे पहनकर ये न्यू मार्केट इलाके में घूमती थी। मां बीमार हैं और उनकी खुशी के लिए इस फैसले को लिया कि फर्जी पुलिस बनकर वो अपने मां को दिखाए। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर हर कोई दर्शन करने पहुंचता है। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल भी इसी कड़ी में उज्जैन पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर के प्रांगण में हो गए, भस्म आरती में शामिल हुए, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उज्जैन की जहां पर क्रिकेटर मयंक अग्रवाल पहुंचे और विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। तो बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे 2 मिनट में 20 खबरों का फटाफट अपडेट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।